तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस शख्स की आवाज थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी का जो आखिरी पन्ना है ना, वो एक ऐसे गहरे रहस्य में डूबा हुआ है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। कहानी की शुरुआत होती है 1 तारीख से, 18 अगस्त 1945। हमें बताया जाता है कि ताइपे में नेताजी का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और उसी रात अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एक महान क्रांतिकारी का अंत। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या सच में ऐसा हुआ था? करोड़ों लोगों ने, यहां तक कि खुद नेताजी के परिवार ने भी इस बात पर कभी यकीन नहीं किया। तो चलिए आज इसी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सबूत हमें कहां ले जाते हैं। अब देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसकी ये कहानी है। आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस? उनके अंदर वो कौन सी आग थी? उनके तेवर तो बचपन से ही बागी थे। सोचिए, स्कूल में एक अंग्रेज टीचर ने भारतीयों पर कोई नस्ल भेदी टिप्पणी की और इस लड़के ने आप देखा ना ताओ सीधा थप्पड़ जड़ दिया। नतीजा 2 साल के लिए स्कूल से बाहर। पर यह उनके लिए सजा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ पहली जीत थी। बाद में जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए तो वहां मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली, मानो तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सुभाष इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। वो इसे अंग्रेजों की नौकरी मतलब गुलामी मानते थे। तब उनके पिता ने उनके स्वाभिमान को ललकारा। उन्होंने कहा, लगता है तुम डर गए कि अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाओगे। और बस ये चुनौती सुभाष ने दिल पर ले ली। वो लंदन गए, परीक्षा दी और 1920 में जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया में 4थी रैंक हासिल की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भारतीय किसी से कम नहीं है। लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। एक तरफ ICS का ऊंचा पद, आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ भारत में गरीबी और लाचारी। उन्होंने तय कर लिया कि वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो उनके देश को लूट रहा है। 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दिया और भारत वापस आ गए, देश की सेवा के लिए। भारत लौटकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत स्वतंत्रता संग्राम में लगा दी। यहां से शुरू होता है सुभाष का नेताजी बनने का सफर। आते ही वो गांधी जी से मिले और फिर चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। बहुत जल्दी वो युवाओं के सबसे बड़े नेता बन गए। जब बाकी लोग डोमिनियन स्टेटस यानी आधी अधूरी आजादी की बात कर रहे थे, सुभाष पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। लेकिन गांधी जी से विचारों का मतभेद हुआ और उन्होंने 1939 में पद छोड़ दिया। उनका रास्ता थोड़ा अलग था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। पर नेताजी को कौन रोक सकता था? 17 जनवरी 1941 की रात वो एक बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदलकर गायब हो गए। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ट्रेन से, पैदल, खच्चर पर अफगानिस्तान में गूंगे बहरे होने का नाटक करते हुए वो एक जाली पासपोर्ट पर बर्लिन पहुंच गए। और जर्मनी पहुंचकर नेताजी ने वो किया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक सेना खड़ी करने की नींव रखी, आज़ाद हिंद फौज। 1942 में जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं। इस एक लाइन ने पूरे भारत में जोश भर दिया। यहीं से जय हिंद का नारा भी निकला। इसके बाद का सफर तो और भी हैरत अंगेज था। वो एक जर्मन पनडुब्बी से समंदर के बीचों बीच एक जापानी पनडुब्बी में शिफ्ट हुए और सिंगापुर पहुंचकर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज बना डाली। और सिर्फ पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी एक लड़ाकू रेजिमेंट बनाई, रानी झांसी रेजिमेंट। और फिर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे खून में उबाल ला देता है। वो नारा जिसने हजारों लोगों को देश के लिए जान देने को तैयार कर दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। 14 अप्रैल 1944 का दिन, कर्नल शौकत अली ने मणिपुर के मोइरांग में भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया। एक पल के लिए लगा कि बस आज़ादी दरवाजे पर है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ने साथ नहीं दिया और जापान पर हुए हमले के बाद सेना को पीछे हटना पड़ा। और यहीं से कहानी उस रहस्यमय मोड़ पर आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद नेताजी का क्या हुआ? इस एक सवाल ने भारत सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जांच आयोग बनाने पर मजबूर कर दिया।
जरा इसे ध्यान से देखिए। 1956 की शाहनवाज समिति और 1970 का खोसला आयोग, दोनों का नतीजा एक ही था। नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई, मामला बंद। लेकिन फिर 1999 में बना मुखर्जी आयोग, और इसने जो कहा उससे सब हिल गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, और जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी राख नेताजी की है ही नहीं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ दो आयोग कह रहे हैं कि मौत हुई, दूसरी तरफ तीसरा और सबसे ताज़ा आयोग कह रहा है कि मौत की कहानी ही झूठी है। और इस रहस्य को और गहरा कर दिया सरकार के एक फैसले ने। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया गया। सवाल उठता है, क्यों? जब आधिकारिक कहानी पर इतने बड़े सवाल खड़े हो तो फिर नई कहानियों और सिद्धांतों का जन्म होता ही है। अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो नेताजी गए कहाँ? इन्हीं में से सबसे चर्चित थ्योरी है गुमनामी बाबा की। माना जाता है कि नेताजी भेष बदलकर भारत लौट आए थे और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु की तरह रह रहे थे। उनकी मौत के बाद जब उनका सामान खोला गया तो लोग हैरान रह गए। उसमें नेताजी के परिवार की तस्वीरें, बिल्कुल वैसा ही गोल चश्मा, विदेशी मैगजीन और सबसे बड़ी बात, हैंडराइटिंग में कमाल की समानता मिली। तो आखिर सच क्या है? क्या नेताजी उस विमान हादसे में शहीद हो गए थे, या उन्होंने देश के लिए गुमनामी की जिंदगी चुनी? तीन सरकारी आयोग और दशकों की जांच के बाद भी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का आखिरी अध्याय एक बंद किताब की तरह है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज भी पूरा देश ढूंढ रहा है।